Right now, listen. We started with shares, right? Listen now, what was shares? Tell me, what is share capital? What is share? Share is nothing but part ownership of a business, right? Part ownership of a business. So whenever you buy a share, you are nothing but part owner of that business. Part owner of that business. Abhi, who can issue the shares to the public? कौन इश्यू कर सकता है शेयर पब्लिक में? Public limited company. Only public limited company can issue the shares to the public, right? Not private limited, not partnerships, not sole proprietors. बराबर है? अच्छा, जब भी पब्लिक से पार्ट्स में पैसे लिए जाते हैं, पार्ट्स, ओके, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो पार्ट्स में लिए जाते हैं. तो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड एज? एप्लीकेशन. सेकंड पार्ट अलॉटमेंट. देन उसका मतलब ये है कि कंपनी को पूरे पैसे एक साथ नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी जरूरत है, उतना उतना पैसा ले. बराबर है? तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल में डिवाइड करके लिए. अच्छा, वो हमने देखा है, वो आपका होमवर्क में भी था. तो एंट्री क्या हो जाती है? एंट्री कुछ नहीं है. आईपीओ के वक्त क्या हो रहा है? यू आर सिंपली रेजिंग द मनी फ्रॉम पब्लिक. आप पब्लिक से पैसा रेज कर रहे. तो पब्लिक मतलब ओनर. ओनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है. ओनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है. तो व्हाट इज द एंट्री व्हेन द ओनर पुट्स मनी इनटू द बिजनेस? बैंक टू कैपिटल. इट्स सिंपली बैंक टू कैपिटल. बराबर है? ओनर पुट्स द मनी इन द बिजनेस, दैट्स कॉल्ड बैंक टू कैपिटल. अभी बैंक टू कैपिटल में आपको यही एंट्रीज पार्ट्स में करने होते हैं. किसमें करने होते हैं? पार्ट्स. तो पहले दो पार्ट की एंट्री होगी आपकी बैंक टू एप्लीकेशन एंड देन एप्लीकेशन टू कैपिटल.
तो एप्लीकेशन क्या हो जाता है, कैंसिल, तो वही मिलेगा बैंक टू कैपिटल। फिर सेकेंड जोड़ी होगी अलॉटमेंट, सो बैंक टू अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट टू कैपिटल, बराबर है, बैंक टू अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट टू कैपिटल। लेकिन अब क्या करते हो, ऑर्डर क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, स्वैप कर देते हो। पहले केस में आप बैंक का एंट्री ऊपर करोगे और ट्रांसफर एंट्री नीचे करोगे, बट सेकेंड स्टेज ऑनवर्ड्स आप क्या करोगे, पहले ड्यू और फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। तो अलॉटमेंट ड्यू की क्या एंट्री होती है, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट टू कैपिटल, और फिर रिसीव की बैंक टू अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू की क्या एंट्री होती है, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, और फिर रिसीव की बैंक टू फर्स्ट। सेकेंड कॉल ड्यू की क्या होती है, सेकेंड कॉल टू कैपिटल, फिर रिसीव की क्या होती है, बैंक टू सेकेंड। इज इट क्लियर? बोलने का मतलब फर्स्ट स्टेज पे ही, सिर्फ एप्लीकेशन के स्टेज पे आप बैंक वाला एंट्री ऊपर मारते हो, पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, और सेकेंड स्टेज ऑनवर्ड्स आप पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर। इज इट क्लियर? मुझे बताओ ऐसा क्यों करते हो आप, पहले क्यों ऊपर बैंक की एंट्री मारते हैं? जब आपको पता नहीं है ना कितने शेयर्स पे पैसे आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, ओके, तो वहां पे आप एक क्वेश्चन मार्क जोन में हो, तो आपको पता नहीं है कि कितने शेयर्स पे पैसा आएगा, इसके लिए आप बैंक की एंट्री ऊपर पहले मारते हो, बाद में ट्रांसफर करते हो। बट सेकेंड स्टेज ऑनवर्ड्स यू आर डेड श्योर, जिन लोग ने एप्लीकेशन भरा है वो लोग ही अलॉटमेंट बनेगा, वो लोग ही फर्स्ट कॉल बनेगा, वो लोग ही सेकेंड कॉल बनेगा। तो खाली पहले स्टेज पे व्हाट आर द फर्स्ट टू एंट्रीज, बैंक टू एप्लीकेशन एंड देन एप्लीकेशन टू कैपिटल। सेकेंड स्टेज ऑनवर्ड्स, हाँ, तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉट, देन फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट, सेकेंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकेंड। अभी एक और प्रकार के शेयर्स होते हैं, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स, दे आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स, दे आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर। दो प्रकार के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। दोनों में फर्क होता है, दोनों शेयर्स ही है। शेयर्स मतलब इनको जो खरीदता है वो ओनर बन जाता है, शेयर्स का जो खरीदने वाला होता है वो कंपनी का क्या हो जाता है, ओनर। दोनों में क्या फर्क है? पहला फर्क, योर रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड, जबकि इक्विटी शेयर को कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। इसका मतलब कंपनी सपोज 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है और 10 करोड़ का प्रेफरेंस डिविडेंड दे रही है, तो 10 करोड़ का ही देगी प्रेफरेंस डिविडेंड, उनका रिटर्न फिक्स रहने वाला है, 10% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, 11% प्रेफरेंस शेयर। जितना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना लोन पे, वैसा प्रेफरेंस शेयर का भी डिविडेंड रेट इज फिक्स। कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाए कि कम प्रॉफिट कमाए, उनका रेट ऑफ डिविडेंड उतना ही मिलने वाला है, कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं। 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी तो भी 10 करोड़ देगी, 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी तो भी 10 करोड़ देगी, और 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाए तो भी 10 करोड़ रुपया ही देगी। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रिमेन्स सेम फिक्स्ड, बट इक्विटी में कोई फिक्स रेट नहीं। कभी ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट हुआ तो कम। तो रियल रिस्क बेरर, रियल ओनर ऑफ द कंपनी कौन है? इक्विटी शेयर। बचा हुआ सारा मसाला, सारा प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? इक्विटी। तो प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, एक तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड पेमेंट में प्रेफरेंस होगी, खाली नाम में लिखा है ना प्रेफरेंस, तो डिविडेंड पेमेंट में आपको प्रेफरेंस मिलेगा। प्रेफरेंस मतलब पहला डिविडेंड किसको जाएगा? प्रेफरेंस को, उसके बाद जाएगा इक्विटी। मतलब अगर कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया तो 10 करोड़ पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देगी, फिर 90 करोड़ बचा, उसमें 20 करोड़ या 30 करोड़ इक्विटी को डिविडेंड देगी, फिर जो बचा हुआ है वो जाएगा रिजर्व में फॉर एक्सपेंशन। तो जब प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है तो वो इक्विटी से पहले दिया जाता है, उनको खाली प्रेफरेंस मिलता है, उनको खाली प्रेफरेंस मिलता है इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो पहला डिविडेंड जब कंपनी, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा जब देगी तो पहले किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद जाएगा इक्विटी।
तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है जब बिजनेस बंद होता है। आपने डिसोल्यूशन सीखा है अभी अभी। डिसोल्यूशन में क्या होता है, कंपनी अपने बिजनेस अपना एसेट्स बेचता है, उससे जो भी पैसा आता है उससे यू पे ऑफ द लाइबिलिटीज में पहले आप उधार किसका चुकाते हो, सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड, और फिर लोन पार्टनर हो, घर वाले के लिए कुछ बचा तो बचा। तो लिक्विडेशन जब होता है कंपनी का, कंपनी जब बंद होती है, एसेट वैसेट बेच के जब पैसा आएगा तब चुकाते वक्त सबसे पहला बाहर वालों को चुकाया जाएगा, लोन्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, उनको चुकाया जाता है। उसके बाद जो बचता है उसमें पहला प्रेफरेंस जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद जो बचा हुआ है वो किसको जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनी बंद होते हुए भी सबसे पहला पैसा बाहर वालों को जाएगा, फिर जो बचा हुआ है उसमें पहले किसको जाएगा, प्रेफरेंस, उसके बाद इक्विटी। तो इसको खाली प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब करने के बाद, बाहर वालों को करने के बाद, दोनों शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर में सबसे पहले प्रेफरेंस, उसके बाद इक्विटी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर खाली एक ललचाने के लिए लॉलीपॉप, उसका कोई मतलब सेंस होता नहीं है, क्योंकि उसका सबसे पहला बंबू इधर लग गया है कि रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होंगे कंपनी के ग्रोथ में, कंपनी एक्सपैंड करे, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स करे, कंपनी अच्छा करे, क्या वो होगा उनको इंटरेस्ट? आप भी सोचो ना, आपको रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स ही मिल रहा है, कंपनी 100 करोड़ कमाए तो भी 10 करोड़ देगी, 1000 करोड़ कमाए तो भी 10 करोड़ देगी, 10,000 कमाए तो भी 10 करोड़ ही मिलने वाला है। तो आपको क्या फर्क पड़ता है कंपनी प्रॉफिट्स करे या ज्यादा प्रॉफिट्स करे? तो जो एजीएम में वोटिंग होती है और जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो किसको होते हैं, खाली इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स, उनको कोई डिसीजन मेकिंग का राइट्स होता ही नहीं है। उनको क्या फर्क पड़ता है, कंपनी अच्छा करेगी। तो प्रैक्टिकली भी ज्यादातर कंपनीज दे गो फॉर इक्विटी शेयर्स ओनली। इश्यू ज्यादातर किसके होते हैं, इक्विटी। प्रेफरेंस के खासकर इश्यू होते बहुत रेयरली होते, बहुत फ्यू सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। वो प्रेफरेंस शेयर का इन्वेस्टमेंट करने का लॉजिक क्या है कि भैया एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है, 10% 11% उसको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता। अच्छा, उसमें भी कांड है, क्या कांड है कि तुम्हारा डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट्स करेगी, अगर कंपनी प्रॉफिट्स करेगी तो ही डिविडेंड दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो डिविडेंड भी मिलने वाला नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं तो डिविडेंड भी नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर बेचारा अगर लॉस में नहीं होगा 1-2 साल कंपनी, तो ये तो ऐसे ही ठल्ला बैठा है, इसको डिविडेंड भी मिलने वाला। इससे बेटर होता है डिबेंचर्स। अगर आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में क्या होता है, डिबेंचर्स में आप एक तरीके का लोन दे रहे हो कंपनी, तो आपको झक मार के इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है चाहे लॉस। आपका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न फिक्स रेट है। डिबेंचर को बोला जाता है डेट। क्या बोला जाता है, डेट। जब आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो तो उसको एक ऐसा बोलते हैं कि इक्विटी और डेट में रखा जाए। इसमें रखा जाए इक्विटी और डेट। इक्विटी मतलब ग्रोथ के लिए और डेट मतलब फिक्स रिटर्न। डेट में फिक्स रिटर्न पक्के है, चाहे कंपनी प्रॉफिट करे चाहे लॉस करे। डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर बीच वाला है, न इधर का है न उधर का है, न उसको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न तो दिया है लेकिन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। और डिविडेंड कब दिया जाता है, प्रॉफिट्स के वक्त दिया जाता है। जब प्रॉफिट्स हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट्स हुआ ही नहीं तो डिविडेंड मिलने का सवाल। तो बेचारा तलवार की धार पे लटक रहा है और खाली लॉलीपॉप दिया है, हाँ तेरे को प्रेफरेंस दिया जाए, ठीक है पहले दो बाद में दो, देने से मतलब है, मिलना तो चाहिए। तो उसको खाली डिविडेंड में प्रेफरेंस दिया जाता है कि हाँ अभी मेरा राजा बेटा तेरे को पहला प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, फिर इक्विटी को, फिर लिक्विडेशन के वक्त तेरे को पहला मिलेगा बाद में इक्विटी। खाली ये बेसिक डिफरेंस है। तो प्रैक्टिकली भी जितने सारे इश्यूज होते हैं वो सबसे ज्यादा किसके होते हैं, इक्विटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मार्केट में जो डील होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे जो डील होते हैं वो कौन से शेयर, इक्विटी होता है। क्या कोई प्रेफरेंस शेयर को डील करेगा? आपका प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का, कोई आएगा मांगने के लिए मेरे को 110 में दे, मैं 120 देने के लिए रेडी हूँ, 130 देने के लिए रेडी हूँ, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इक्विटी का तो स्कोप है, कंपनी ज्यादा कमाएगी तो ज्यादा प्रॉफिट उसको मिलेगा, ज्यादा डिविडेंड उसको मिलेगा, तो ग्रोथ होने का बहुत चांस है।
तो पब्लिक को लालच होगी ज्यादा प्राइस देके खरीदने की। प्रेफरेंस में सारा कोई इंसेंटिव ही नहीं है बढ़ने का, तो प्रेफरेंस से कभी स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं हो, कोई खरीदेगा भी नहीं, कोई बेचेगा भी, अपने पास लेके बैठा रहेगा और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड खाएगा। इज इट क्लियर? ऐसा होता है। तो प्रेफरेंस और इक्विटी में फर्क समझ में आया आपको? 4 मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। सबसे पहला रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस इज फिक्स्ड, इक्विटी पेड इज फ्लक्चुएट, कभी ज्यादा कभी कम। व्हाट अबाउट प्रेफरेंस इन डिविडेंड पेमेंट? पहला प्रेफरेंस देन इक्विटी। व्हाट अबाउट लिक्विडेशन के वक्त? फर्स्ट प्रेफरेंस देन, उसमें भी पहले सब आउटसाइडर्स, ये दोनों ओनर्स हैं, पहले आउटसाइडर को चुकाने के बाद जो बचेगा ना उसमें पहले प्रेफरेंस और बाद में इक्विटी। एंड देन फाइनली आता है आपका वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स किसको दिया जाएगा? इक्विटी। अब प्रेफरेंस को क्या फर्क पड़ता है, कंपनी अच्छा करे कि बुरा, तो नो वोटिंग राइट्स फॉर प्रेफरेंस शेयर, दे आर ओनली फॉर इक्विटी शेयर। इज इट क्लियर? अब प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी प्रेफरेंस देंगे कभी इक्विटी दे देंगे, और कुछ मेंशन नहीं किया तो क्या अज्यूम करने का? हमेशा इक्विटी। तो एंट्रीज विल ऑल रिमेन सेम। जैसे आप इक्विटी शेयर्स के इश्यू की एंट्रीज मारते हो, वैसे ही आपको प्रेफरेंस शेयर के इश्यू की एंट्री मारते हो। जैसे ही सब में प्रेफरेंस वर्ड दिख जाए तो आपको खाली पता होना चाहिए कि जब एंट्रीज लिखोगे तब एक वर्ड चेंज करना है, इक्विटी के जगह खाली प्रेफरेंस राइट्स। तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, उसकी जगह लिख दो बैंक टू प्रेफरेंस शेयर। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। एंट्रीज का स्ट्रक्चर वगैरह में कोई डिफरेंस, एवरीथिंग रिमेन्स सेम। जैसे इक्विटी का इश्यू वैसे ही प्रेफरेंस का इश्यू, उससे कोई फर्क, ये खाली कंसेप्चुअल नॉलेज है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम आता है, बाकी आपका एंट्रीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली वर्ड चेंज करना है। इक्विटी का क्या कर देने का? बात समझ आए? चलो शुरू करते हैं सब। अभी सब में कुछ नहीं दिया तो क्या अज्यूम करते हो? इक्विटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 पढ़ो, और इफ यू रीड क्वेश्चन 4, एस्ट्रो कंपनी लिमिटेड, पेज नंबर 127, पेज 127, sum number 4. Astro Company Limited is incorporated with an authorized capital of rupees 10 lakhs. 10 लाख का authorized capital है आपके पास, divided into 1 lakh equity shares of 10. मुझे बताओ 10 लाख का आपका अपर लिमिट ऑफ कैपिटल हुआ, yes or no? हेलो, तो आपका इसके बियॉन्ड आप रेज नहीं कर सकते। ऑथराइज का मतलब आपको पता है, इसके बियॉन्ड आप कैपिटल रेज नहीं कर सकते। 1 लाख इक्विटी शेयर्स मैक्सिमम लिमिट है फिलहाल। अच्छा, इसका आपके प्रॉब्लम के साथ कोई लेना देना नहीं है हीर गांधी की है? नहीं है पक्का? Authorized capital, will you record it anywhere? No, because that is a piece of information. Upper end, बोलो भाई। सर आम्हाला 10 लाख रुपयाचे 1 लाख शेअर आहे, माझ्याकडे 80,000 इश्यू करायचे, तो 20,000 कंपनीला पोताना जे ओनर्स नहीं, ये सब आ गए, ओनर्स के भी आ गए, ओनर्स आप 80,000 सब आ गए। ऐसा है, ये जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। 2 प्रकार की कंपनी होती है, फैमिली ओन्ड बिजनेस एंड प्रोफेशनली मैनेज। जैसे अंबानी हो गया, रिलायंस, या फिर बिरलास हो गया, या फिर आपका महिंद्रा हो गया, या कोटक हो गया, ये जिंदाल हो गया, ये सब फैमिली ओन्ड बिजनेस बोले जाते हैं। फैमिली ओन्ड बिजनेस में क्या होता है, जो ओनर होता है ना फैमिली, उसके पास मेजोरिटी स्टेक होता है कंपनी का, 30% 40%, बाकी 40-50% पब्लिक हो, कभी 60-70% भी होता है, उसको प्रमोटर होल्डिंग बोलते हैं। बाकी होता है आपका पब्लिक में 30-40-50%। ओके, दूसरे होते हैं प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में ना ओनर ज्यादा स्टेक रखते, मतलब वो ओनर गिने ही नहीं जाते, वो लोग डेमोक्रेटिकली प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में विश्वास रखते हैं। अभी देखो, अंबानी अच्छा बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी, उसका पप्पा अच्छा बिजनेसमैन था धीरू भाई, लेकिन आकाश अंबानी और अनंत अंबानी में इतना बिजनेस स्किल्स दिखता नहीं है। लेकिन फैमिली ओन्ड बिजनेस है ना, तो जग मार के बाप बेटे को ही ट्रांसफर करेगा, बाप के बाद बेटा ही आएगा, चाहे वो अच्छा कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। वो लोग बाकी शेयर होल्डर का खास देखने वाले
नहीं, उसकी बेटी है थोड़ी इंटेलिजेंट बिजनेस में, लेकिन अंबानी का दोनों बेटा अगर आपने देखा रहेगा, आधा दिन तो साला आईपीएल में बैठा रहता है। जो बिजनेस एक्यूमेंट वाला है वो दिख ही जाता है। जियो માટે કર્યું છે ને સર। जियो वाला सब उसको नाम पे प्रमोट किया है। द ब्रेन चाइल्ड वॉज अंबानी ओनली, मुकेश ओनली। तो बेटे को खाली वो भी प्रमोट कर रहा है। जियो का प्लान तो वो ईशा अंबानी का, ईशा अंबानी का, नॉट बेटे का, आकाश का नहीं है। शी इज गुड एट बिजनेस। तो अभी फैमिली और बिजनेस में ये दिक्कत हो जाती है, अगर बेटे अच्छे निकले तो अच्छी बात है, अच्छे निकले मतलब बिजनेस में अच्छे, तो बिजनेस में अच्छे आए तो अच्छी बात है। तो एक्यूमेंट न रहा फिर भी देना पड़ता है, ऐसा होता है। बाकी जरा प्रोफेशनली मैनेज कंपनी लाइक देयर इज L&T, लार्जर एंड टूब्रो सुना है, कंस्ट्रक्शन की, ITC है, इन्फोसिस है, विप्रो में अजीम प्रेमी का काफी स्टेक है, प्रमोटर है, ITC है, L&T है, इन्फोसिस है, ये सब प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज में क्या होता है, अब आप देखोगे ना चेक करके साइड पे, नारायण मूर्ति जो उसका MD CEO था इतना साल इन्फोसिस का, उसका 30-40% स्टेक नहीं था, आधा 1% होल्डिंग है। नंदन नीलकनी वन ऑफ द डायरेक्टर्स, मोहनदास भाई वन ऑफ द डायरेक्टर्स, आधा 1% होल्डिंग था उनके पास। तो बाकी मेजोरिटी 90-99% शेयर्स किसके पास होता है, पब्लिक। वो लोग ज्यादा स्टेक रखते हैं। वो लोग हर साल इलेक्शंस करवाते हैं AGM में, और उसमें वोटिंग होती है, और उसमें चूज किए जाते हैं कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, कौन चेयरमैन होगा, कौन MD CEO होगा, कौन ऑडिटर्स होंगे, और वो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं। तो जैसे हम इलेक्शंस करवाते हैं डेमोक्रेटिक, वहां पे वो इलेक्शंस होते हैं, और 1 शेयर 1 वोट का प्रिंसिपल चलता है। इससे क्या होता है, बेस्ट टैलेंट विल मैनेज द कंपनी। पप्पा का बेटा, बेटा का बेटा, ऐसा होने वाला नहीं है। इधर तो क्या है, मेजोरिटी होल्डिंग्स फैमिली के पास है, तो वो लोग का ही वोटिंग राइट चलेगा। तो जो वो लोग बोलेंगे उनका ही इलेक्शन का बेटा, उनका ही बेटा बेटी आके मैनेज करेगा। ये प्रॉब्लम प्रोफेशनली मैनेज में होता नहीं है, क्योंकि सबके पास शेयर स्कैटर्ड है। ओनर के पास ज्यादा शेयर्स, ओनर है ही नहीं, वो लोग प्रमोटर गिने जाते हैं, अपने पास ज्यादा स्टेक रखते नहीं। वो इलेक्ट होते हैं बराबर है, और वो मैनेज करते हैं बराबर है, सैलरीज भी लेते हैं बराबर है, बट AGM में वोटिंग होती है, और जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो डायरेक्टर सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा। और वो बेस्ट टैलेंट होता है जो कंपनी को मैनेज करता है, जिसको अक्ल होती है मैनेज करने, चलाने। ऐसे कंपनीज देखे गए US में ज्यादातर कंपनीज आर प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। उधर फैमिली ओन्ड बिजनेस का कंसेप्ट है ही नहीं, सब प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। ये वो लोग को चाहिए बिजनेस ग्रो करे, बिजनेस प्रॉफिट करे। पापा का बेटा, बेटा का बेटे का, उसको कुछ लेना देना नहीं, सबका इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए, सबका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो प्रोफेशनली में हमेशा मैनेजमेंट अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फैमिली ओन्ड। तो हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वी आर डिस्कसिंग विच बिजनेस, प्रोफेशन। तो मेजोरिटी सारे के सारे शेयर पब्लिक में इश्यू कर रहे हैं, ऐसा। हार्डली इसमें अभी 80,000 इश्यू किया है, 100-200 शेयर रहेगा ओनर का, बाकी सब पब्लिक। दैट इज ओके सर। रिलायंस में तो अंबानी 0.12% 50%। 0.12 रिलायंस में अंबानी